प्रचलन है जिससे समाज में जो जाति प्रथा थी उसको इन निर्गुण मत वाले कबीर और उनके संप्रदाय के लोगों ने, दादू वगैरह उनके शिष्य परंपरा ने उसको तोड़ा। तो ये जो मैंने बताया कि लोक जागरण का जो शब्द है या ये जो टूल्स जिसको हम कहते हैं वो दोनों तरह से प्रयुक्त होता है, लेकिन रामविलास शर्मा ने इसको भक्ति आंदोलन से जोड़ा। इसलिए वो कहते हैं कि एक बार हम जब जागृत हो गए तो ये नव जागरण कह सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। इसी के साथ देखिए आप भारतेंदु आते हैं। भारतेंदु का पूरा साहित्य इस संदर्भ में आप देख सकते हैं। उन्होंने, अंग्रेज का शासन था, कुछ चीज़ें बदल रही थीं, उस दौर के सभी रचनाकारों के मन में दुविधा थी, एक द्वंद्व था। एक तरफ कुछ अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं एक काव्य पंक्ति उनकी पढ़ता हूँ, उससे ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अतुखारी। एक तरफ राष्ट्रीय चेतना भी है, धन, देश का धन जा रहा है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के कारण समाज व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आया है। ये सारी चीज़ें उस नव जागरण के साथ जुड़ती हैं, और इसी की फलश्रुति आप नव जागरण का दूसरा दौर देखेंगे, राष्ट्रीय चेतना भी उसमें आती है। राष्ट्रीय चेतना, स्वाधीनता आंदोलन भी हमारे हिंदी साहित्य को बहुत अलग तरह से प्रभावित करता है। उसकी भी चर्चा अगर हम करना चाहें इसी दौर में, तो देखिए एक चीज़ बहुत स्पष्ट, हिंदी के अध्यापक और हम विद्यार्थी इन चीज़ों को जानते हैं। हम जानते हैं कि छायावादी काव्य जो है उसके बारे में एक धारणा ये प्रचलित है कि जब देश में स्वाधीनता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, ऐसे में ये जो छायावादी कवि हैं वो कल्पना की दुनिया में उड़ान करते थे। अब आप देखिए कि ये जो धारणा है ये क्या बताती है, साहित्य जो है वो समाज से या अपनी धरातल से कटा हुआ लग रहा है, कल्पना की दुनिया में ये उड़ान करते हैं। लेकिन हिंदी के आलोचकों में, जिनमें हम छायावादी आलोचकों में नंदुलारे वाजपेयी हैं, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन करते हुए नामवर जी ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह बताया है कि वास्तव में छायावाद भी जो है वो राष्ट्रीय चेतना की कलात्मक अभिव्यक्ति है। पंत की उस कविता का आपको याद होगा, जिस कविता में वह एक विहंगिनी को याद करके कहते हैं, कौतूहल है उसमें। क्या पंक्तियां हैं उसकी? प्रथम रश्मि का आना रंगीन तूने कैसे पहचाना, कहो कहो हे बाल विहंगिन पाया तूने यह गाना। कहाँ से ये गाना तूने पाया है? एक कौतूहल, यानी जो बदलाव आ रहा है उसे तुझे प्रभात हो रहा है। तो एक पूरे रूपक में जो नई चीज़ें सामने आ रही है उसका वह करते हैं। वास्तव में ये चीज़ें एक अलग संदर्भ में हमें देखनी चाहिए। हाँ जी सर, पुनर्जागरण के संदर्भ में हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान विशिष्ट रहा है, और इसी संदर्भ में 1857 का जो प्रथम विप्लव है, एक प्रकार से हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जिसको हम आज राष्ट्र कहते हैं या राष्ट्रीयता कहते हैं, उसका पहला विचार भारतेंदु हरिश्चंद्र देते हैं। क्योंकि उस समय यानी जैसे मुग़लों का आना और इस राष्ट्र पर सत्ता पर काबिज होना, और उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं करीब 350-400 साल तक, और उसके अंतर्गत सारा देश मानो टुकड़ों में बट गया है और छोटे छोटे रजवाड़े हमारे सामने उपस्थित है। तो उनके पास कोई राष्ट्र की परिकल्पना नहीं थी। ये रजवाड़े, जिनको एकत्रित करने की मानसिक भूमिका एक प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र तैयार करते हैं और एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट हमको देते हैं। तो इन परिस्थितियों में नवजागरण की जो स्थिति है उसमें 1857 के उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या योगदान है सर? देखिए 1857 का जिस पर इन दिनों पुनः विमर्श चला है और काफ़ी खुलकर चीज़ें आई हैं, कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के विशेषांक भी उस पर निकले हैं।
और इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा भी देते हैं। कुछ लोग विद्रोह बनाते हैं, कुछ लोग बहुत साधारण रूप से इसको लेते हैं कि ये साधारण सैनिक विद्रोह था। तो ये जो अलग अलग संदर्भ हैं, इनके साथ अगर आप जोड़ें तो ये वास्तव में तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो चेतना जागृत हो रही थी उसका प्रतिफलन है। और यानी ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे राज्य थे जिनको हम राजाओं के, सामंतों के, हाँ, इनके बीच से, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की एक और विशेषता है कि वैसे वह इन चीज़ों में बटा हुआ था, लेकिन सांस्कृतिक एकता हमारे साथ थी। वो चाहे किसी भी देश, चाहे दक्षिण का राजा हो, पूरब का हो, उत्तर का हो, लेकिन सांस्कृतिक एकता जिसको हम सांस्कृतिक या भावात्मक एकता जिसको कह सकते हैं, वो उसके केंद्र में थी। इसलिए पूरा भारतीय समाज एकजुट रहा इन चीज़ों में। तो लेकिन राष्ट्रीयता जिस अर्थ में हम प्रयुक्त करते हैं, वास्तव में ये अवधारणा है तो ये यूरोप की, और राष्ट्र जो है वो भावात्मक इकाई है, लेकिन इसे बाद में हम इसको भौगोलिक संदर्भ भी देते हैं, इतिहास से भी जोड़ते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे छायावाद में राष्ट्रीयता भी है और अंतर्राष्ट्रीयता भी, विश्व मानव की भी चर्चा करते हैं कि ये जो राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, इन दोनों का संदर्भ भी हिंदी में काफ़ी प्रयुक्त होता है। राष्ट्रीयता के संदर्भ विशेष रूप से हैं। आप अगर प्रेमचंद के उपन्यासों में देखेंगे तो आपको क्रांतिकारियों के संदर्भ भी मिलेंगे, कांग्रेस, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ भी मिलेंगे, समाज में जो सुधार चल रहा है उसकी भी बात आएगी। तो ये पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है, उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलती हैं। जी सर, ये पूरा 1801 से लेकर यानी 19वीं शताब्दी जिसको हम कहें, और 19वीं शताब्दी 1947 तक ये राष्ट्रीय आंदोलन का समय रहा है। और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी विचारों का और गांधी के कार्यों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। कई लोग इसे गांधीवाद भी कहते हैं। तो गांधी ने अपने विचारों से साहित्य को कैसे प्रभावित किया, बाद में विविध वाद या मत भी आए, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि गांधी ने खास तौर से हिंदी साहित्य को कहाँ तक प्रभावित किया है। देखिए, गांधी जी अफ्रीका में थे। 1915 में वो भारत आए और उन्होंने सबसे पहले भारत को देखा और उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। वह आंदोलन अफ्रीका में चला चुके थे। गांधी विचार की जो विशिष्टताएं हैं वो पहले हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब हम गांधी दर्शन को और गांधी जी के प्रभाव को समझ सकेंगे। गांधी जी ने कोई विशेष उनका दर्शन के रूप में उन चीज़ों को नहीं लेते थे, वह अपनी परंपरा से उन चीज़ों को लेते हैं। जैसे सत्य और अहिंसा, ये दोनों चीज़ें हमारे भारतीय समाज में और भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। उन्होंने इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया और एक नया शब्द दिया, सत्याग्रह। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, साधन और साध्य की एकता, ब्रह्मचर्य, आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज्य, ये उनके विचारों के केंद्र में चीजें हैं। अब आप देखिए, सत्य के लिए आग्रह, वो सत्य ही यानी ईश्वर का ही पर्याय मानते थे, और जब वो कहते थे कि सत्य के लिए आग्रह करना है, सत्याग्रह का जो नया शब्द दिया उसमें वो कहते थे कि अहिंसा के माध्यम से रास्ता अहिंसा का ही होगा। और ये हम सब लोग इस चीज को जानते हैं कि इतनी बड़ी सत्ता के सामने इस सत्याग्रह के माध्यम से जो परिवर्तन, यानी हम अपने ढंग से देखें तो लोक जागरण अगर आधुनिक काल में किसी विशिष्ट राजनेता कर पाया तो वो गांधी जी। तो ये सत्याग्रह जो है, इसके माध्यम से उन्होंने आत्मबल दिया कि उन्होंने अंदर से भारतवासियों को
जागृत किया और उन्होंने कहा अगर तुम सत्य के पक्ष में हो तो निडर हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए आप देखिए बड़े से बड़े सत्याग्रह में उनके कार्यकर्ता जाते थे, पिटते थे, लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लेते थे। इससे दोनों तरह से परिवर्तन हुआ। हम इसी के साथ जो विशिष्टता है गांधी दर्शन की या गांधी विचार की, कि उन्होंने साधन और साध्य की शुद्धता पर बहुत जोर दिया कि हमारा लक्ष्य साध्य जो है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसके लिए साधन हमने किसी भी तरह का प्रयोग किया तो उसके परिणाम ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे। इसकी पक्ष विपक्ष में बहुत सी चर्चा है, लेकिन गांधी जी का ये विचार भी ध्यान देने योग्य है। इसी के साथ जो विशिष्ट रूप से जिसको आज भी हम प्रासंगिकता के विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज, ये उनकी परिकल्पना थी। और ये भारतीय समाज का जो हम अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। विकेंद्रीकरण, आज देखिए ग्लोबलाइजेशन का समय है, उसमें अगर इसके विरोध में अगर कोई चीज़ की चर्चा हो सकती है तो गांधी जी के इस विकेंद्रीकरण और लघु उद्योग, एक तरफ महाकाय बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके सामने कुटीर उद्योग, ये कैसे समाज को बचाया जाए, ये सारी चीज़ें आज फिर से बहस के मुद्दे हैं। ये सारी चीज़ें गांधी जी के विचारों में थी और हिंदी ही नहीं पूरे भारतीय साहित्य में गांधी जी का विचार, गांधी जी की मान्यताएं, गांधी जी का व्यक्तित्व प्रभावित करता है। मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहूँ तो दो प्रेमचंद के उपन्यास, एक रंगभूमि और दूसरा प्रेमाश्रम, ये दोनों में गांधी जी के विचारों का सीधा सीधा प्रतिफलन है। सूरदास, अब देखिए कैसे उसमें आत्मबल आता है। सूरदास भीख मांगता है, उसकी थोड़ी सी जमीन है जिस पर कारखाना बनाने के लिए वो लोग आते हैं। वैसे वह उनसे घिघिया रहा है, भीख मांग रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये जमीन लेना चाहते हैं वो रुक जाता है। उसकी जमीन तो छिन जाती है, लेकिन वह निरंतर उसके लिए संघर्ष करता है और उसी में वो शहीद हो जाता है। ये कितनी बड़ी ताकत थी कि एक आदमी साधारण, इसके पीछे जैसे गांधी जी का जो आत्मबल है ये सामने आता है। प्रेमचंद की कहानियों में जैसे विदेशी वस्त्रों का त्याग, कई कहानियों का ये विषय है कि पत्नी के पास अच्छे, जो पति है वो सरकारी अधिकारी है, पत्नी के पास विदेशी वस्त्र हैं, वो निर्द्वंद होकर ले जाती है। उन दोनों में आपस में भी संबंधों में तकरार होती है। तो कैसे ये विचार साहित्य को प्रभावित करते हैं, इस तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने बहुत सी चीज़ें आएंगी। जी सर, मैं थोड़ा इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जैसे प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास तो मानो गांधी जी को केंद्र में रखकर ही लिखा है। कर्मभूमि। और कर्मभूमि में अमरकांत कहता है कि चरखा चलाना आत्मशुद्धि का साधन है। बिल्कुल। और जैसे उनके जो सर्वोदय या रचनात्मक जो कार्य थे उन्हीं को कर्मभूमि में लिया गया है। तो खद्दर बुनना, खद्दर के कपड़े पहनना या गाँव में जाना, गाँव की स्थितियों का निरीक्षण करना और उनके उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहना, ये अमरकांत का जो पूरा चरित्र है ये गांधी के विचारों से प्रभावित है या गांधी के विचारों को लेकर ही चलता है, ये यहाँ पर स्पष्ट है। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ जी सर, कि अमरकांत का चरित्र, अच्छा आपने याद दिलाया। गांधी जी ने जिस खादी की बात की, हाँ, इसके पीछे ये भावना है कि देखिए खादी जो है वो राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बना दिया। और ये पूरी की पूरी चीज़ आप देखिए उस समय के और जो आज पुरानी जो पीढ़ी है, हाँ, वो खादी पहनती है, यानी खादी जैसे वो राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। ये गांधी जी के कारण हुआ। और ये भारतीय समाज में, हाँ, जहाँ इतनी गर्म जलवायु है उसमें खादी पहनना यानी कॉटन, सूती वस्त्रों का पहनना कितना जरूरी है, ये दूसरी तरह से उन्होंने प्रतिष्ठापित किया, लेकिन उसको राष्ट्र प्रेम के प्रतीक के रूप में। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो चिंता व्यक्त की थी कि भाई यहाँ पर सब सुख तो है लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि हमारा जो धन है वो विदेश में चला जाता है। शायद गांधी जी के इस उपक्रम से, खादी के उपक्रम से इतना तो हुआ कि एक स्वदेशी आंदोलन सा छिड़ गया
और विदेशी वस्त्रों का विरोध होने लगा, कम से कम ये मानकर कि जितनी संपत्ति हमारे देश में रहे और उसी से देश का विकास हो, ये एक अवधारणा गांधी जी की रही थी। और रचनात्मक जो कार्यक्रम थे उनके पीछे उनका ये आशय था कि हम स्वदेशी चीज़ों का आग्रह रखें, स्वदेशी चीज़ों को हम अपनाएं। तो एक उदार मतवाद जो है ये प्रेमचंद में गांधी के कारण यहाँ पर देखा गया है। सर, इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य में एक वाद की चर्चा है और वह अस्तित्ववाद। सार्त्र है, किर्केगार्ड है या अल्बेर कामू है। तो ये तीनों के विचार कुछ अलग है, लेकिन इन तीनों को हम अस्तित्ववाद के अंतर्गत ही मानते हैं। तो ये अस्तित्ववाद क्या विचार क्या है और हमारे साहित्य में उसका विनियोग कैसे हुआ है, आप जरा इस पर बताएं। देखिए, अस्तित्ववाद पश्चिम से हमारे यहाँ आया। जी सर। और ये अगर इसको एक वाक्य में कहें तो ये व्यक्ति को प्रधानता देता है। इसका विशेष रूप से पश्चिम में भी जो एकदम प्रसार हुआ उसके पीछे है द्वितीय विश्व युद्ध। ये जो दो विश्व युद्ध विश्व की जनता ने देखे, उसने एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा किया कि आखिर इस मनुष्य का क्या अस्तित्व है, क्या उसका क्या इस तरह से युद्ध में खत्म होने के लिए ये मानव समाज मानव बना है। और इस पर चिंतन शुरू हुआ। इसी में नीति से, जिस तरह से आपने और बात की, किर्केगार्ड वगैरह, इन सब का एक रूप है जिससे ये वाद जो है वो विकसित होता है। लेकिन इसके केंद्र में, मूल में जो 3-4 विशिष्टताएं हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले मानव निराशा की उत्पत्ति। जो दो विश्व युद्ध में मनुष्य ने देखा कि किस तरह से मनुष्य का कोई जो सबसे